अब उससे कुछ खास बात नहीं होती, बंद आंखों से मुलाकात नहीं होती। किसी चीज़ को कितनी भी शिद्दत से चाहो यारो, किसी चीज़ को कितनी भी शिद्दत से चाहो यारो, हर बार तुम्हारे साथ कायनात नहीं होती, हर बार तुम्हारे साथ कायनात नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और इसी तरह कंटिन्यूअसली हम लोग की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन है कि m तथा n के किन मानों के लिए जो दी गई संख्या है वो 8 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप 9 वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन दिए ही गए हैं। नहीं दिए जाते तो फिर 8 वाली चेक करते। तो 9 की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो सीधे सीधे जो 9 से कट रहा उसको हटा दो। तो 5 5 10 8 18 पूरा कट गया, 7 2 9 पूरा कट गया। यानी m और n ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका योग 9 से कटेगा। तो 5 3 8 नहीं कटेगा, 9 6 15 नहीं कटेगा, 6 6 12 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ये तुम्हारा सही हो गया, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम लोग करेंगे। कह रहा है कि तीन दी हुई संख्याएं क्रमशः 27 42 और 57 है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों संख्या को विभाजित करने पर क्रमशः 10 8 और 6 शेष दे। जब भी ऐसा ऑप्शन मिले, ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑप्शन हिट करते हैं। देखो 19 सबसे बड़ा, 19 से ट्राई करते हैं। 19 से ट्राई करेंगे तो 10 शेष नहीं बचेगा, ये गलत हो गया। अब बचा 17, देखो यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34, 8 बच जाएगा, 17 3 51, 6 बच जाएगा। नहीं, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 17। आपको वो तरीके नहीं लगाने, पहले घटाएं फिर मासा निकालें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि एक टंकी को पूरा भरने के लिए 27 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता के 3/4 तक कम कर दिया जाए तो इसी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो देखो, अगर मैं मान लूँ क्षमता 1 थी, ठीक है, तो उसको भरने में 27 बाल्टी लग रहे थे। अगर यही 1 को हमने कर दिया 3/4, तो अब उसे कितना लगेगा यही पूछ रहा है। बस दोनों बराबर, टोटल कैपेसिटी इधर, टोटल कैपेसिटी इधर। 3 से काटो, 3 9 27, 9 चौक 36, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक प्रसिद्ध कॉलेज भवन में 5 मंजिलें, ठीक है, और वे तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर एक छात्रावास चला रहे हैं। कमरों की संख्या तीसरी मंजिल पर 3001 से 3030, चौथी मंजिल पर 4001 से 4200, 5वीं मंजिल पर 5001 से 5330 तक। तो जून महीने में तीसरी मंजिल पर 40% कमरे, चौथी मंजिल पर 75% कमरे और 5वीं मंजिल पर 30% कमरे भरे थे। यदि यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक मंजिल पर कमरे का शुल्क क्रमशः 100, 150 और 200 है, तो जून के महीने के लिए छात्रावास के प्रत्येक कमरे की औसत आय ज्ञात कीजिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ये निकालिए कितने कमरे मतलब भरे हुए, कितने कमरे भरे हुए। देखो, अगर मैं तीसरी मंजिल की बात करूं, थर्ड फ्लोर की, ठीक है, तो देखो वो 3001 से कहां तक गया है? 3030 तक। इसका मतलब इसमें 30 कमरे थे। ठीक है, उसी तरह अगर मैं फोर्थ फ्लोर की बात करूंगा तो इसमें आपको कमरों की संख्या मिल जाएगी 200, और अगर मैं फिफ्थ फ्लोर की बात करूंगा तो यहां कमरों की संख्या मिल जाएगी 330। कोई डाउट हो, कोई शंका हो यहां तक तो बताएं। इसके बाद ये कह रहा है कि 30 के 30 कमरे नहीं उठे भाई, इसमें से 40% कमरा, इसमें का 75% कमरा और इसमें का 30% कमरा। देखो, अगर इसका 40% निकालेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 150 हो जाएगा और इधर निकालेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किराए की बात करें। इस वाले पे अगर हम किराया ले रहे हैं 100 रुपये, ठीक है, इस पे किराया ले रहे हैं 150 रुपये और इस पे किराया ले रहे हैं 200 रुपये। कोई दिक्कत हो यहां तक तो आप बताएं।
जैसे ये हो गया तो देखो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा 1200, ठीक, इधर से किराया बन जाएगा 22,500, और इधर से अगर हम निकालेंगे 19,800। इस तरह से अगर मैं टोटल किराए की बात करूं, कुल किराया निकालेंगे, जब कुल किराया निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4350। टोटल हो गया, इस टोटल को सब में बांट देंगे तो औसत बन जाएगा। तो सब में इस वाले हिस्से में नहीं बांटना है, ठीक है, हमें उसमें बांटना है जिसमें रह रहे हैं लोग, ठीक। तो लोग किस में रह रहे हैं, इस वाले हिस्से में, बाकी मेरे तो खाली पड़े हैं ना। इस वाले हिस्से में जब रह रहे हैं तो यहां से टोटल कमरे आपके कितने हो जाएंगे, 261, ठीक है। 261 से इसमें क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, और जब आप 261 से भाग करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 166.666 करके आएगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे प्लस है और 6 है, प्लस और कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा, नहीं फिर थोड़ा सा गलती हो जाएगी। अब देखो इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ ध्यान देना, अभी भिन्न को आप हटा दीजिए, जब भी सही बट्टे मिले तो भिन्न को हटा दो, ठीक। इनको हल करेंगे तो देखो प्लस का 1 बचेगा, ये तुम्हारा माइनस का 2/3 लिखा हुआ है, माइनस के 2/3 को सॉल्व करोगे तो 1/3 मिलेगा। कोई डाउट है? 1/3 प्लस 1/4 देखो छोटा हो गया ना, इसको सॉल्व करेंगे तुमको मिल जाएगा 7/12। इसमें देखो भाग है, बट्टे में आ जाएगा 2, यानी नीचे वाले हिस्से का तुमको मिलेगा 7/24। बात क्लियर? ऊपर देखो 35 ही तुम्हारा है ही है, कोई डाउट? यहाँ पे हो जाएगा 45, फिर 3 से भाग करेंगे 15 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, और 21 प्लस 35 यानी 56 हो जाएगा। तो 56 बटे में 7/24, ध्यान दो इधर 12 से भाग है यानी 1/12, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 7 अठे 56, 12 दूनी 24, यानी कि आपको 16 मिलेगा, ठीक है, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि 20 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात हो जाता है 4, 5 और 7 का। देखो जब भी प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया जाए तो जो रेशियो में डिफरेंस पहले है वही बाद में भी होना चाहिए, वो आप चेक कर लिया करिए। देखो यहाँ भी 1 का है, यहाँ 2 का है, तो इसमें देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी सिमिलर है। तो बस आपको देखना कितना बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है, और आपने बढ़ाए कितने थे प्रत्येक में, 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब टोटल प्रारंभ वाला पूछा ना, देखो यहाँ से, ठीक है ना, पहले वाले, तो पहले वाले टोटल कितने हैं, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, ठीक है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु 42 है। बताओ अगर 7 वर्ष बाद 42 है तो इसको अगर मैं पीछे लेके आऊंगा वर्तमान में, तो 7 कम होके आएगा यानी 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो क्यू है कितना, 5 की वैल्यू 35 यानी 7 गुना, इधर भी कर दो 7 यानी कितनी हो गई, 21। आज से पूछा 8 वर्ष बाद, तो 21 8 कितना हो गया, 29। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक कक्षा में एक छात्र को ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं कि वह एक परीक्षा में 5% से अनुत्तीर्ण हो गया। 5% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। टॉपर ने 80 अंक प्राप्त किए, जो ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि 2 लोग इसका उपभोग कर सफल हो सकते थे। इट मीन्स अगर उसको 80 मिले हैं तो इसको आधा आधा का ही दो, यानी 40 नंबर में 2 जने पास हो जी, ठीक। फिर कह रहा है कि 2 लोग इसका उपभोग करके पास हो सकते हैं यदि अंक है 100, टोटल अंक कितने, 100,
पहले लड़के को कितने अंक प्राप्त हुए थे, नहीं जो 5% से फेल हुआ था। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा गलत दिख गई है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था एक परीक्षा में 5% से अनुत्तीर्ण हुआ, उसको कहना चाहिए था 5% जो आपको उत्तीर्णांक मिल रहा है उससे 5% से उत्तीर्ण हुआ, तब आंसर आ जाता। नहीं अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से लगाएंगे तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 40 में से 5 घटाएंगे तो आंसर कितना होना चाहिए 35। लेकिन 35 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसके जो कहने का मतलब है वो ये है कि जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 40 है, तो वह इस 40 के 5% से अनुत्तीर्ण हो रहा है। यानी कै नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है 2 नंबर। तो अब अगर 40 से 2 कम कर दो यानी उसको मिले कितने थे 38 थे। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज का इशू था इसमें, टाइप करते समय मिस्टेक हो गया होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज के हिसाब से ये वाला सही। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को इस आधार पर प्रविष्ट या अस्वीकृत किया गया कि उसमें वास्तविक रूप से सक्षम विद्यार्थियों वाली परीक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की है। 80% परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और अक्षम में से 25% परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। दिया गया है कि 40% अभ्यर्थी वाकई सक्षम है। देखो टोटल मेरे पास मान लो 100% था। क्लियर। इस 100% में से 2 हिस्से अलग हो गए, इसमें से 40% जो हैं वो सक्षम है। ठीक है, अक्षम कितने हो गए 60%। 60% कौन से हो गए जो सक्षम नहीं है। अब इसमें से इनके 80% पास हुए। ठीक है, इसका 80% कितना हो जाएगा 32, और इसके 25% पास हुए, इसका 25% कितना हो जाएगा 15। तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं भाई 47। ये तो आपसे कह रहा है कि सक्षम कॉलेज विद्यार्थियों का अनुपात, तो टोटल पास कितने हैं 47, इसमें सक्षम वाले कितने हैं 32, तो आंसर हो जाएगा 32/47। परसेंटेज बनाओगे 100 से गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज आएंगे 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हमारा बन जाएगा 3200/47। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 से ऊपर आएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। मेरे पास 6 और 7 है शुरुआत, अगर मैं 7 से शुरुआत करता हूं तो 7 चौक 28, 7 7 49, यानी कि 329 बनेगा। ऊपर है 320, तो 7 वाले भी नहीं होंगे, बचा क्या 68। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कभी पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से हम लोग उसको समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब 1584 में बेचता है तो 12% हानि होती है, अगर 2070 में बेचेगा तो क्या होगा लाभ हानि वाला। अगर आप देखें तो अभी जल्दी ये कराया गया है। इसके कहने का मतलब है 1584 जो है 88% के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88/1584। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है 20/70 की। कोई शंका हो इसमें बताओ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 11 से कटेगा, 11 × 88, इसको 11 से काट दो, 11 × 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 से काटो 18, 8 144, सीधे 18 से डिवाइड कर दो, 18 × 18, बचा कितना 2 हो गया 27, 18 × 18, 18 पंचे 90, यानी 115। कितना परसेंट ज़्यादा है 15%। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट देखो, कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 3400 रुपये, यदि इसे 2720 रुपये विक्रय किया गया तो प्रतिशत छूट क्या है। आप इसको यहीं पे घटा सकते हो, ठीक है, या फिर अंतर वो रेशियो लेके भी कर सकते हो। तो डाटा छोटे हैं, आप यहीं पे घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो देख रहे होंगे 680 का अंतर मिला है, और 680 का अंतर कहाँ से आ रहा है भाई, अंकित मूल्य से आ रहा है, क्योंकि
डिस्काउंट गणना कहाँ से करते हैं, अंकित मूल्य से करते हैं। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 34 17 दूनी 34 सीधे 2 बार जा रहा है, 34 दूना 68, 20 कितने परसेंट हो गया, 20%। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ, ये आप एलिगेशन देखेंगे तो शायद पहला टाइप मैंने यही कराया था, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था और उसी आसान तरीके से मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। हम ये मान के चलें कि निकालने के बाद भी जो रेशियो है 5 और 7 का है। क्लियर। अब इसमें आपने क्या किया है, इसको बढ़ाया है, और कितना बढ़ाया है, 12, रेशियो हो गया 2 और 3 का। तो जब भी ऐसी कंडीशन में तो मुझे पता है कि जिसको नहीं मिलाते इन दोनों को सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए ऊपर हो जाएगा 2 से गुणा और नीचे हो जाएगा 5 से गुणा। जैसे ही मैंने गुणा कराया, ये बन गया 10, ये बन गया 14, ये बन गया 10 और ये बन गया 15। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 25। और यही हमारा प्रारंभिक मिश्रण है। ठीक है, 12 निकाल के आप 12 मिला दिए तो जो अंत में मिला वही प्रारंभ में हो जाएगा। कितने का अंतर है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 12। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 10। यही पे देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इस मिश्रण को, इस वाले को हमें बांटना किस में है, 7:5 में, क्योंकि शुरुआत में 7 5 ही था। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 12, 12 बट्टे में आ गया। निकालना किसका है, b1 मतलब 5 की वैल्यू, 12 से 12 कैंसिल, 25 पंचे 125 तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत आसान, जिसको समझ में आया वो जाके एक बार एलिगेशन की क्लास देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे वहाँ। नेक्स्ट देखिए, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना। देखो इसमें रेशियो बनाने में आपको दिक्कत होती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ रेशियो बनाते कैसे हैं। क्या लिखा है, 2 गुना 3 गुना, तो हमें इन दोनों का गुणा करके जंक्शन करना है। ठीक है, कभी भी जंक्शन करो ऐसे क्वेश्चन में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, गुना हो कौन रहा है, ए, तो ए को हम 6 मान लेते हैं। ठीक, अब ए जो है बी का 2 गुना है, इसका मतलब बी 3 रहा होगा, सी का 3 गुना है मतलब ये 2 रहा होगा। क्लियर। जैसे ये मिल गया तो ये इनका था समय, और वर्क टाइम में कैलकुलेशन होता है एफिशिएंसी से। ठीक, इफिशियंसी बनाएंगे तो बनेगा 1/6, 1/3, 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 3। बात समझ गए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत इसमें। जैसे ये मिल गया तो हमें देखो जो 8 दिन दिया वो तीनों को दिया है, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब 8 दिन में करेंगे तो 6 8 48 काम हो जाएगा। अब इस 48 काम को अगर आप ए से कराओगे तो 1 से भाग यानी 48। पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। क्लियर, एनी डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यही तो लिखा है। फिर कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम किया, और काम किया कितने दिन है दोस्त, कितने दिन काम किया है, 4 दिन। फिर कह रहा है सी अकेला 8 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है भाई, देखो कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल वे से चलते हैं हम लोग। ए बी 25% ज़्यादा है, यानी ये 4 रहे होंगे तो ये 5 रहे होंगे, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई। क्लियर, काम बना दिया जाए, काम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो काम कैसे बनेगा, दिन किसका पता, ए का, ए ने कितने दिन किया, 15 दिन। तो 15 दिन में अगर करेंगे 4 की क्षमता से तो काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना क्लियर, आगे बढ़े। बढ़ा जाए भाई। देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों ने किया कै दिन, 4 दिन, तो 9 चौक 36 काम, 36 इसमें से निकल गया भाई। 60 काम था
उसमें से 36 काम क्या हो गया, निकल गया। और जब 36 काम निकल गया तो काम बचा कितना यहाँ पे, 24। तो 24 काम को सी करता कितने दिन में, 8 दिन में। तो 8 दिन में अगर 24 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो यही 3 काम क्या हो गई, सी की इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी हो गई, सी की। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को मिला दो, तो 4 5 9 3 12, काम कितना है 60, 60/12 यानी 12 पंचे 60 तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 25,600 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% और 9% वार्षिक में निवेश की गई। फिर कह रहा है 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज, 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,832, तो कितनी धनराशि 9% पर निवेश की गई। शिफ्टिंग क्या लगा दिया जाए, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आसान होगा कि नहीं। अब देखो शिफ्टिंग कैसे लगेगी, एक तुमको दिया गया 7, एक दिया गया 9, तो 9 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 + 2, डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो सीधे 7% निकालो। कितना निकालेंगे, 7%। और 7% किसका, राशि का। 7% यहाँ से निकाल दीजिए। बात को समझना, सीधे मैं बता रहा हूँ। जब 7% निकालोगे तो 7 × 42, 2 हो गया, 35, 9 हो गया, 7 दूनी 14, 3 17। इतना ब्याज मिलना चाहिए एक साल में। तुम्हें दिया कितने साल का, 3 साल का, तो इसको एक साल में तोड़ दो। ठीक, एक साल में अगर हम इसका निकालेंगे देखो 3 × 9 3 हो जाएगा, 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। कितने का डिफरेंस मिला, 2 5 और 1 का, 152 रुपये ज़्यादा मिले। और 152 किसकी वजह से, जो 9% में 2% बढ़ा था। 2% की 152 है तो 1% कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12 यानी 76। तो 100% कितना हो जाएगा, 76। तो यही होगी 9% की, यही तुम्हारा आंसर। आप प्रैक्टिस करें इतना कि क्वेश्चन देख के बार बार लिखना ना पड़े, समझे, नहीं फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर 13,650 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो समान ब्याज पर 1 वर्ष में उसी राशि की राशि क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जैसे कि 2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। देखो अगर 2 वर्ष आप साधारण ब्याज ले रहे हो 15% से, तो आपको यहाँ से ब्याज कितना मिल जाएगा, 30%। और ब्याज अगर 30% है तो राशि कितनी हो जाएगी, 130%। और 130% की वैल्यू कितनी दी गई है, 13,650। ठीक है, यहाँ से अब आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन अर्धवार्षिक करने से हो ये जा रहा है कि जो हमारी दर है वो फ्रैक्शन बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो फिर भी दशमलव वाला लोचा ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इतनी क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 13 का 13 05 यानी 1% इतना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा 10500, ये हो गया प्रिंसिपल। क्लियर, समझे कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो वो कह रहा है रेट कर दो आधी, आधी करने का मतलब 15/2% कर दो। अब जैसे ही हो जाए इसको कर दो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन करोगे तो हो जाएगा 3/40। 15/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/40। असल में क्वेश्चन ये जो अर्धवार्षिक कर दिया ना, इसके बाद ये चक्रवृद्धि से बन गया है। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि से लगाएंगे तब ऑप्शन मैच करेंगे, साधारण पे मैच नहीं करेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ से, अब हमें बनाना है इसको छमाही, और 1 साल में छमाही कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो ये जो हमारा मूलधन है इस पर हमें 2 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब रेशियो अगर 2 साल का निकालें तो 2 और 1 होता है कि नहीं, याद करो।
पहले इस पे तुमने लिया 3/40, ठीक है। जब इस पे 3/40 लेंगे तो इसका जब आप 3/40 निकालोगे इस डाटा का, तो इसका 3/40 से भाग कर दें और 3 से गुणा कर लें, ये तो करेंगे। 40 से भाग और 3 से गुणा करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 787.5। फिर से इसका 3/40 निकलेगा, फिर जब इसका 3/40 निकालेंगे तो मिलेगा 59.056। क्लियर। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 बार है, समझ रहे हो ना। 2 गुना कराएंगे तो 1574 हो जाएगा। एक ही बार गुणा होगा यानी 59.05 हो जाएगा। 14×15 सॉरी 75 हो जाएगा, 14×15 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हमसे पूछा धन कितना होगा, यानी सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना हिस्सा तो सिर्फ ब्याज है, मूलधन भी जोड़ेंगे धन मिलेगा। ध्यान दो 9×5=14, यूनिट प्लेस 4 होगा कि नहीं, वो सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, पढ़ें जरा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है 24 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट देर से पहुंचेगा, और 30 की स्पीड से जाएगा तो 40 मिनट पहले पहुंचेगा, 27 की स्पीड जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये तो कह रहा है, यही कह रहा है ना। अब देखो इसमें अगर हम कभी भी कम या ज़्यादा समय दे दो चालों के बीच में, तो हम लोग क्या लगाते थे, S1 × S2/S1 - S2 × डेल्टा t, यही तो लगाते थे। अब देखो जब यही हम लोग लगाएंगे तो इसी क्वेश्चन में कितना सिंपल वे से लगा लेंगे। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा S1 × S2/S1 - S2 × 6 हो जाएगा। डेल्टा टी मतलब समय का अंतर, तो 9/60 ये दूरी बन गई। अब इसी दूरी को 27 की स्पीड से चलना है तो 27 से भाग कर दीजिए, समय मिल जाएगा एक ही बार में। 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 यानी 2/3 घंटे, इसको मिनट में बदलेंगे 40 मिनट हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, तो यही ट्रेन जो है 372 मीटर लंबी सुरंग को समान गति से पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले स्पीड निकाल लूँ, ठीक है। स्पीड कब निकलेगी, जब 240 चल रहा है, और 240 चलने में उसे समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। किलोमीटर/आवर बनाएंगे तो 18/5, 9 दूनी 18, इधर काट दो, 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 यानी 48 दूने 96। अच्छा ये जो 96 निकली है, ये ट्रेन की स्पीड नहीं आई अभी, ये जो स्पीड आपकी आई है इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन सेम डायरेक्शन है। देखो सेम डायरेक्शन चाले क्या होती है, घट जाती है, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये जाके इधर जुड़ जाएगा यानी 102 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस स्पीड से 102 से हमें पार करना है ट्रेन और सुरंग दोनों को, है ना। जब ट्रेन यानी ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगा। जैसे ही लंबाइयाँ जुड़ेंगी तो लंबाई हो जाएगी टोटल कितनी, 612। स्पीड है 102, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18। यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। अब ध्यान दो इधर, इसका 6 गुना लिखा है, 18 छक्के 108 बटे में 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21.6 सेकंड तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का है। वैसे यूपीएसआई में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन ज्योमेट्री है। देखिए बोले, देखो क्या करना है, यहाँ से बीच की दूरी पूछा ना, तो यहाँ पे इससे लंब डाल दो,
परपेंडिकुलर ही तो बीच की दूरी होती, जैसे ही लंब डालेंगे देखो आपका ये बन जाएगा, इस टाइप का फिगर बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, ये वैल्यू 10 दी गई है, ये वाली निकालनी है। तो कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन कौन बताता है? साइन। समझ रहे? साइन रिलेशन बताता है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। इसका मतलब ये 1 है और ये √2 है। तो √2 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10/√2। अब नीचे से √2 हटाना है तो ऊपर √2 से गुणा और √2 से भाग, ये हो जाएगा 2, 2 पंचे 10 यानी 5√2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसको आप लगाएं जरा, मैं चाहता हूं इसको आप हल करें। नहीं हो पा रहा? बताया जाए? चलो देखो, ध्यान दो, हमसे पूछा है कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखो गेहूं का ढेर लगा है, तो जब आप कैनवास का क्षेत्रफल निकालोगे तो मुझे वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जमीन पे तो गेहूं ऑलरेडी सरफेस से पड़ा हुआ है, तो उस पर नीचे तुम्हें बिछाना नहीं, ऊपर से ढकना है। तो वक्र प्रस्थ होता है पाई आर एल, शंकु का, याद करिए, शंकु का वक्र प्रस्थ पाई आर एल होता है। ठीक है, होता है ना? अब ध्यान दो, एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? आधा कर दो इसका, आधा करेंगे ना, तो आप इसको आधा करेंगे तो बन जाएगा 4.2 बनेगा, और 4.2 को भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो बन जाएगा 21/5। यहाँ कोई दिक्कत है? इतना क्लियर? प्लस अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1.75 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4 यानी 7/4 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट ले लूं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 8281 अपॉन में 25 गुणे 16। अब ये ऊपर वाला जो है ना, ये 91 का है। ठीक है, तो एल की वैल्यू मिल जाएगी 91/20। ठीक है, बस यहीं पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर मिल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे पुट करते हैं, पाई की वैल्यू होती 22/7, आर का मान 4.2, एल की वैल्यू 91/20। ठीक, इसको काट दीजिए, 0.6 मिलेगा, यहाँ से दशमलव हटा के 0 लगा दो, 2 से काट के 3 कर दो। ठीक है, ये तो करेंगे। अब इसको आप गुणा करा दीजिए, क्या कर लिया जाए? गुणा कर लिया जाए। जब गुणा करोगे तो 606 आए, 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा ज्योमेट्री का है, इसमें प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है ध्यान देना इसमें, इधर एक बार फिगर बना के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज है और इसके समांतर कोई रेखा ऐसे खींच दी जाए। ठीक है, ये तुम्हारा बी था, ये सी था, ए है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, और ये अगर इसके समांतर है, यानी ये वाली रेखा, ये आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, ठीक, तो अब देखो, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर ये रेखाएं समांतर है, देखो ये कोण समांतर हो जाता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल समांतर हो जाता है। तो यहाँ से बहुत 10th और 8th में एक प्रॉपर्टीज बनती है, वो प्रॉपर्टीज ये होती है कि त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ठीक है, जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान हो जाता है। ठीक है, अब देखो समान कैसे होगा, इससे कहने का मतलब कि अगर हम ए बी ये पूरी भुजा लिए बड़े त्रिभुज की, फिर बड़े त्रिभुज की हमने ए सी ले ली, तो छोटे वाले त्रिभुज की उधरी साइड लेंगे, जैसे ये साइड लिया हूँ इधर साइड, तो इधरी साइड इसमें भी लेंगे, ए डी अपॉन ए ई। ठीक है, जो साइड उसमें लेंगे वही साइड इसमें लेंगे। समझ रहे हैं? अब देखो जैसे ये बन गया,
अगर मैं बेस लेता, समझ रहे हो, बेस के साथ कोई भुजा लेता, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जैसे यहाँ से लिखते ए बी बटे बी सी, तो इसमें क्या लेते ए डी अपॉन डी ई, यानी जो भुजा बड़े त्रिभुज की ली जाएगी वही भुजा छोटे त्रिभुज की ली जाएगी। ठीक है, अब इसी से हम लोग इसको हल कर ले रहे हैं। देखो इसमें दिया क्या है, बी सी और ए डी, यानी ये तुम्हारा 2.5 है, ये वाला भी 2.5 है। ठीक है, डी बी हमारा है 3.5 और देखो ई सी है 4.2, यही तो है। इसमें अगर दिक्कत हो तो बताओ, ये तो फिगर में ही दिया गया है। जैसे ही ये मिल गया, तुमसे AC पूछा है, AC मतलब समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते देखो, हम ये मान ले रहे हैं ये तुम्हारा है x, ठीक है, तो टोटल बन जाएगा x प्लस 4.2, इधर वाला टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देखो ये डाटा क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, पहले बड़ा त्रिभुज लेते हैं, 6 हो गया बड़ी भुजा, फिर दूसरी बड़ी भुजा होगी x प्लस 4.2 होगी। ठीक है, अब देखो छोटे वाले में 2.5 बटे में x, ये मिलेगा नहीं, देखो दशमलव हटा 0 बढ़ गया, 12 से काट दो, 5 से काट दो, इधर हो गया 12, इधर हो गया 5। देखो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो 5x और 12x यानी 7x बचेगा। ठीक, इधर तुम्हारा बचेगा 4.2 गुणे 5, इसको काट दो 0.6, 5 से गुणा कराएंगे तो 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी हमने ये वाले में रखा है, ये वाला जो बना है इसी वाले में वैल्यू पुट कर दी गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अगर एक ऑप्शन आप इसमें सही कर लें तो आंसर सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन सही करने का मतलब है कि इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको क्या कर दिया जाए, ये वाला जो है हमारा ये गुणनफल जो है 55 नहीं -55 है। ठीक है, तब आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन क्या है कि समांतर श्रेणी है, तो देखो अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूँ तो अंतर हर जगह क्या होता है, सेम होता है। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ कितने का, 6 का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर आपको डाउट हो तुरंत बताना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अंतर 6 का है, ठीक है, यहाँ भी अंतर 6 का है, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसमें देखो घटा है फिर बढ़ा है तो अंतर सेम होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। एक ऑप्शन डी है तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो 11 5 16, एक कम हो गया 15 बचा, गुणा कराएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब यही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या है जिसमें सभी अंक क्या है, विषम है। तो ध्यान दीजिए इससे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो इससे कहने का मतलब क्या है, हमें विषम संख्या लेना। विषम संख्या हमारे पास कितनी है, 1 3 5 7 9, यानी विषम अंक कितने हैं, 5 है। अब आपके क्वेश्चन ये रीजनिंग टाइप का हो गया कि इन 5 अंकों से मिलकर 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। यहाँ रिपीटिशन का जिक्र नहीं किया है, तो जब रिपीटिशन का जिक्र नहीं करेगा तो देखो हमें 3 अंक की संख्या बनानी ना, तो हमेशा एक डिब्बे में समझ लेते हैं, ये हमारी 3 अंक की संख्या होगी। अब 3 अंक की बनाओगे तो इन पांचों में से कोई अंक यहाँ रख सकते हो, तो 5 हो गया, फिर यहाँ पर भी 5 रख सकते हो, यहाँ पर भी 5 रखते हो, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो जाएंगी, 125। ये आप तब करेंगे जब पुनरावृत्ति हो। अगर यहीं पे आ जाए कि हम रिपीटिशन नहीं करेंगे, यानी अंक दोहराएं ना, जब अंक दोहराएंगे नहीं, पहले स्थान पे अगर 5 हो गए तो अगले स्थान पे 4 अंक बचेंगे। ठीक है, फिर अगले स्थान पर 3 अंक बचेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 कब होगा, जब दोहराएंगे नहीं। ठीक, दोहराना नहीं है या पुनरावृत्ति ना हो। बात समझ गए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ए जो है 4/5 सच बोलता है और बी जो है वो 3/4 सच बोलता है, तो हर एक दूसरे को झूठ साबित करने की प्रायिकता क्या होगी। इसके कहने का मतलब है कि ए अगर सच बोले तो कहे नहीं बी तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, बी अगर सच बोले तो ए को झूठ बोलना पड़ेगा, यानी सिद्ध करना पड़ेगा।
तो एक कंडीशन तुम्हारी ये बनी, एक कंडीशन ये बनी, बीच में या होता है या मतलब प्लस। ठीक है, तो ए सच बोलेगा तो 4/5 और बी झूठ बोलेगा तो 1/4। ठीक है, अगर बोलने की 3/4 है तो ना बोलने की 1/4 हो जाएगी। उससे बी सच बोलेगा तो 3/4, ए झूठ बोलेगा तो 1/5। देखो नीचे के बेस दोनों में सेम है, 20 यहाँ से 4 यहाँ से 3, 4 3 7/20 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें एक मिस है बी वाला, वही तुम्हारा 7/20। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि एक याच्छादित रूप से एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी होगी जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो 3 अंक की संख्या है कितनी, तो देखो 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 999 तक। तो हमें संख्याएं टोटल कितनी मिल जाएंगी यहाँ से 900। कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस पहला बटे सार्वंतर 1 का चलेगा प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व करना 900 संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें वो संख्याएं लेनी है जो 9 और 5 दोनों से कटे, 9 और 5 दोनों से कटने का मतलब 45 से कटे। तो कभी भी 45 से कटने वाली संख्या कितनी है किन दोनों के बीच में, तो सीधे भाग करते हैं। इसमें 45 से भाग करेंगे 2 संख्याएं मिलेंगी और इधर 45 से भाग कर दीजिए तो 22 संख्याएं मिलेंगी। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही 100 से 999 के बीच संख्याएं होंगी जो 45 से कटेंगे। तो अंतर कितने का है 20 का। ठीक, तो 20 हो गई आने की संभावना और कुल कितने हैं 900 डिवाइड कर दीजिए 1/45, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 8 पुरुष और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जाना है। देखो पुरुष कितने हैं 8, 8 में से कितने लेने 6, यानी 8C6। ठीक, महिलाएं कितनी हैं 7, लेनी कितनी है 4। अब चाहे इसको फार्मूले से लगा लो चाहे मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो लगा लो। एनसीआर हल करने का तरीका ये होता है 8 को उतनी बार लिखो जितनी बार नीचे है, तो 6 ना, तो 8 को घटते हुए 6 बार लिखना है। 8 7 5 सॉरी 6 छोड़िए, 8 7 6 5 4 और 3, देखो 6 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। और नीचे जो लिखा होता है इसको 1 तक पहुंचा दो, यानी इसे 6 5 4 3 2 1। ठीक, देखो 6 5 4 3 कट गया, 2 से इसको काट दो, यानी कितने हो गए 28। इधर भी सेम वही करो, 7 को 4 बार घटते क्रम में 7 6 5 4, नीचे वाले को 1 तक 4 3 2 1, ये बनेगा। देखो 4 से 4 गया, 3 दूनी 6 गया, मिला कितना 35। तो आंसर हो जाएगा 35 गुणे 28। ठीक, 28 3 84, 840 और 28 5 140, यानी 980 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कर गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 123 पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है जब पहला पद 135 है तो उसी गुणोत्तर श्रेणी का 99वां पद क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी के एसएन जो होता है वो होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, यही तो होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 123 और 121 वाले बराबर हैं, तो अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा ए आर की घात 123 -1 अपॉन आर -1, पहला ये बनेगा। दूसरा बन जाएगा ए आर की पावर 121 -1 अपॉन आर -1। ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, -1 से ये चला गया, तो आर बराबर 1 पे ये सेटिस्फाई हो गया। या फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर आर बराबर 1 हो गया, ठीक है, आर बराबर 1 मिल गया, तो हमारा जो टीएन होता है, टीएन मतलब समझ लो, टीएन एनवा पद होता है ए आर की पावर एन -1, ये होता है। बताओ ए अगर आर तुम्हारा 1 है तो पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा, तो ए गुणे 1 हमारा आंसर होगा और ए हमारा 1235, यानी यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसे 11 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। यही कह रहा है ना। अब ध्यान दो, 3 अंकों की संख्या लेनी है, यानी 100 से शुरू करके 999 तक जाना है, और हमें संख्याएं वो लेनी जिनको 11 से भाग करने पर 4 शेष बचे। ठीक है, तो पहली संख्या देखो क्या मिलेगी, 4 शेष बचाना ना, 11 9 99 होता है, 99 में 4 जोड़ दो 103, तो पहली संख्या हो जाएगी 103। ठीक, अंतिम संख्या निकालना है, तो देखो 11 9 99, 990 कट जाएगा, कटेगा, उसमें 4 जोड़ दो तो 994 तुम्हारी अंतिम संख्या हो जाएगी। पहला प्लस अंतिम बटा 2 करेंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से अगर हम पदों की संख्या निकालें तो पदों की संख्या कैसे निकलती, यानी n जिसको कहेंगे, तो पदों की संख्या होती अंतिम माइनस पहला सार्वंतर 11, क्योंकि 11 11 के अंतर पे आपको मिलेगा, और प्लस में 1, प्लस कितना कर देंगे 1, तो ये हो जाएगी पदों की संख्या। कोई डाउट है यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया? सॉल्व किया जाए। चलो देखो, इसको जोड़ेंगे, ये मिल जाएगा तुम्हारा 1097 बटे में 2, इधर सॉल्व कर लो 82 मिल जाएगा। क्लियर? 2 से इसको काट देते हैं 41। अब बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा, 7, वो सिर्फ बी ऑप्शन में है, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर। इसको देखिए, ये क्वेश्चन पीछे मैंने शॉर्ट वीडियोज में भी कराया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए अगर हम बड़ा ले लें तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1627 होगी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर b प्लस 1627। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 मिलता है। तो देखो, अगर बड़ी संख्या को छोटी से भाग किया, यानी छोटा संख्या हमारा क्या बन गया, भाजक। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये संख्या हमारी किसके बराबर हो गई, a के, और a की वैल्यू देखो तुमको कितनी पता है, b प्लस 1627। b आके इधर माइनस हो गया, मिला कितना 6b, 157 जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बन जाएगा 1470। आपको 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अंकों का योग कितना हो गया 6 5 11। क्लियर? अगर तुमसे बड़ी संख्या के अंकों का योग करता तो हम यहाँ b की जगह रख देते 245, फिर जोड़ लेते, यहाँ पे 11 योग आया, यहाँ पे देखो 7 7 14 16 हो जाता, 6 1 7 और 2 9 हो जाता। ठीक है, तो बड़ी पूछा नहीं था तो ये करने की जरूरत नहीं थी, आंसर 11। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जो 16 24 40 64 और 72 से भाग देने पर एक शेष बचता है। एक तरीका आप लासा से लगा लो। ठीक है, लासा निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका लास्ट में 1 जोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम 1 माइनस कर लें और देख लें कौन सी संख्या इनसे कट रही, वही आंसर हो जाएगा। जब 1 माइनस करेंगे देखो यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हम पहले 9 से चेक करते हैं, 72 में 9 छिपा है, तो ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब जब 72 से कट गया, देखो 8 से भी कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन 64 से चेक करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले में चेक करो, तो 64 चौका 256 होगा, बचेगा 32, हो जाएगा 320, 64 पंचे 320 होता है, यानी ये 64 से कट जाएगा, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले को नहीं लेना है, आंसर छोटा वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 70 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण का 7 लीटर निकाल लिया जाता है और उसे अम्ल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो, बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से निकालते हैं, पहले 5 2 में 17 को बांटेंगे, फिर 3 घटाएंगे, 3 में निकालेंगे, वो आपको नहीं करना। आप सीधे देखो, पहले 17 था, ठीक है, तब भी रेशियो 5 और 2 का था, जब ये कितना था 17, इसमें से 3 निकाल लियो, कितना बचा 14, तब भी रेशियो कितने का रहेगा 5 और 2 का ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। एकदम बेसिक है, समझो। और अगर इस समय हम देखें निकालने के बाद, तो 7 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब निकालने के बाद ये भाई साहब बचे हैं 10 और ये भाई साहब बचे हैं 4।
यही तो बचे। अब इसमें क्या किया, अम्ल को 3 मिला दिया, 3 आप मिला दीजिए, 10 3 13/4 तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था। बाकी अगर आप अदर तरीके से लगाओगे तो बहुत समय लगेगा। सबसे अच्छा तरीका यही है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ 7 बराबर 17 करेंगे, यहाँ से लगाते हैं 7 बराबर 17, 1 बराबर 17/7, फिर इधर करेंगे 85/7, उधर लिखेंगे 34/7। ठीक, फिर इसमें से 3 अलग करेंगे, समझ रहे हो। फिर 3 बराबर 7 बराबर 3 के, फिर 1 बराबर 3/7 के, फिर करेंगे 15/7 और यहाँ पे लिखेंगे 6/7। इसको घटाएंगे, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे। इतना लंबा करने से अच्छा है यू कैन डू दिस, एक लाइन। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो भाई, कह रहा ABC की कुल मासिक आय 69,000 रुपये है। ए अपनी आय का 70%, B 80% और C 92% खर्च करता है। ये उनकी मासिक बचत 15, 11 और 10 है, तो B की मासिक बचत कितनी है। ठीक है, B की मासिक बचत कितनी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ABC, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो जिसका रेशियो दिया जाए उसी का परसेंटेज लिखना पहले। ठीक है, तो रेशियो किसका पता है, बचत का, तो हम बचत का परसेंटेज लिखते हैं। ए अगर 70% खर्च किया तो कितना बचाएगा, 30%। बी कितना बचाएगा, 20%। और सी कितना बचाएगा, 8%। रेशियो कहा, आप रेशियो ले लीजिए। जैसे ही रेशियो लेंगे, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 15, ये 10 और ये 4। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रेशियो दिया कितना गया है, 15, 11, 10, यही दिया गया। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएं, दोनों बचत है ना, तो इनके नीचे ऐसे ऐसे लाइन खींच लेना और यहाँ से जब आप आय बनाओगे तो आय इनको उल्टा करके लिख देना। उल्टा करके लिखेंगे, देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 5/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इस रेशियो को, 10 हो जाएगा, एलसीएम 10 से गुणा करा दो, इधर हो गया 10, 11 और 25। ठीक, तो टोटल इनकम यहाँ से कितनी मिल जाएगी तुम्हारी, ऐड कर लो भाई। टोटल यहाँ से ऐड करेंगे ना, कितनी हो जाएगी, 46। 46 की वैल्यू कितनी है, 69। जीरो हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, काट दो, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यानी 1 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1500। ठीक है, 1 0 दशमलव से हट गया। 1 की वैल्यू 15 है, 11 की पूछा है, तो 11 गुणे 1500, ये इनकी आय हो गई। तुमसे आय नहीं बचत पूछा है, तो बी की बचत है कितना, 20%। इसका 20% निकाल दो, 20/100, 20 पंचे 100, 5 3 15, 11 3 33, यानी आंसर हो गया 33। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाती है वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। ठीक है, यानी 1 रुपये तुम्हारे बन गए 1.728। आप चाहते डायरेक्ट लगाते, यहाँ से दशमलव हटाओ, 3 जीरो, कितने साल की बात किया, 3, जितने साल उतनी करनी लग गई। ये है 10 का, ये है 12 का, कितना बढ़ा, 2, यानी क्या परसेंट, 20%। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा गाड़ी द्वारा और 75 किलोमीटर की गाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर पर आवर से, और 1000 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 675 की स्पीड से, ठीक, उसके बाद 1000 50 की स्पीड से, उसके बाद 500 400 की स्पीड से, ठीक, और 100 50 की स्पीड से। जब भी दूरियां अलग अलग रहेंगी तो आपको औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय लगाना है। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, यही तो हमारी कुल दूरी है। इसको ऐड करेंगे तो 2200 किलोमीटर हमारी कुल दूरी हो गई। अगर मैं समय निकालूं तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 75 से 600 में भाग करेंगे, 8 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20,
यहाँ आएगा 5/4 यानी 1 सही 1/4, इधर तुमको मिल जाएगा 2। अगर टोटल समय निकालें तो 8 28, तो 30 1 31 सही 1/4, टोटल समय कितना हो जाएगा 31 सही 1/4। कुल दूरी बटा कुल समय, बटे में कुल समय करो, हो जाएगा 124 1 25 यानी 125 बटे में 4 कहाँ चला गया ऊपर। ये हो गई औसत चाल। हमें ये नहीं बताना इसका 60% बताना है, तो गुणे 60/100, 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 पंचे, 5 से काटो 12। ठीक है, अब मत काटिए, अब गुणा करा लीजिए, बाद में हम लोग 0 लगा लेंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 के 2, फिर 16 दूनी 32 3 35 गुणे 12, 12 दूनी 24, यूनिट प्लेस पे 4 होगा। ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि धात्विक घनात्व की विमाएं आपको दी गई, इसको पिघलाकर घन बनाइए। पहले जब भी आपको पिघलाकर घन बनाना हो तो आयतन बराबर करते हैं, और आयतन देखो, घनात्व का आयतन होता है LBH और घन का आयतन होता है AQ। तो देखो LBH का मतलब आपको दिया ही गया 100 गुणे 40 गुणे 16, इसका क्यूब रूट लेंगे तो A मिल जाएगा। अब क्यूब लेंगे देखो 10 बाहर हो जाएगा, 3 0 है ना, 1 10 बाहर, 16 चौके 64 से 4 बाहर, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 40। ठीक, अब कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन में पृष्ठ कितने होते हैं 6, और घन का अगर पृष्ठ देखेंगे तो ऐसा बनेगा कुछ A और A वाला, एरिया क्या हो जाएगा A इंटू A यानी 40 का स्क्वायर, तो हो गया 6 गुणे 16, 16 छाके 96, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट 1 मैथ UPSI के लिए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली एक प्रैक्टिस लेके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।